हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर शुरू करेंगे और एंशिएंट से लेकर सभी मिडवल तक, मॉडर्न तक सब कवर करना है हमें। तो ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट वाइज कवर किया जाएगा और ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ यारो का हो, या फिर यूपी पीसीएस का आप मेंस देने वाले हैं तो उसके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में कितने पार्ट में हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। तो पहले हड़प्पाई कला के बारे में पढ़ना है, फिर मौर्यकालीन, फिर मौर्योत्तरकालीन, गुप्तकालीन और दक्षिण भारतीय जो कलाएं हैं उनको यहाँ पर कवर करना है। फिर मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें दिल्ली सल्तनत वाली जो वास्तुकला या फिर चित्रकला जो चीज़ें, और फिर मुगल काल का पढ़ना है। आधुनिक काल में इंडो गोथिक शैली पढ़ना है और नौ रोमन शैली पढ़ना है। तो इतना चीज़ें पढ़ना है। अगर मेंस में भी आपसे पूछा जाता है तो इसी तरह से पहले ये चीज़ें बना के उसके बाद शुरू करेंगे। फिर हड़प्पाई कला के बारे में सबसे पहले वास्तुकला में क्या क्या चीज़ें हैं हड़प्पाई में। तो नगर विभाजन यहाँ पर होता था, 2 भाग में नगरों को बांटा जाता था। अब ये इस तरह से रहता था, एक भाग जो रहता था ऊंचा उठा हुआ ऊंचाई पर रहता था, ऊंचे टीले पर, और दूसरा जो है निचला नगर होता था। तो जो ऊंचाई पर रहता था उसको गढ़ कहा जाता था और निचला जो होता था उसको नगर कहा जाता था। गढ़ जो है ये दुर्गीकृत होता था। यहाँ पे जो प्रमुख भवन होते थे, जैसे अन्नागार हो गया, कोई भी प्रशासनिक भवन, वो गढ़ पर होते थे। और निचला भाग में सामान्य लोग रहते थे, ज़्यादातर जो श्रमिक बस्तियाँ वगैरह होती थी वो निचले भाग में रहती थी। और ये जो नगर विभाजन है, लगभग जितने भी हड़प्पाई नगर थे सब में नगर विभाजन इसी तरह से 2 पार्ट में रहता था। अब इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कालीबंगा का पूर्वी टीला, यहाँ पे ये वाला दुर्गीकृत हो गया, ये वाला दुर्गीकृत नहीं रहता था सभी में। कालीबंगा का जो पूर्वी टीला था, मतलब इधर वाला टीला, निचला टीला, ये भी दुर्गीकृत था। सभी में केवल गढ़ जो है होते थे वही दुर्गीकृत होते थे, लेकिन कालीबंगा में निचला वाला पार्ट भी दुर्गीकृत था। और सेकंड चीज़ ये जो है अपवाद में कि लोथल और सुतकोटदा में दोनों क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर में थे। मतलब अभी तक जो हमने देखा था कि ये वाला केवल दुर्गीकृत होगा, यही रक्षा प्राचीर से ढका होगा, लेकिन लोथल और सुतकोटदा में दोनों एक ही में थे। इसके बाद धौलावीरा जो था ये 3 पार्ट में बटा हुआ था, जैसे गढ़ निचला भाग, इसके अलावा एक और भाग था। तो 3 तरह के भाग थे धौलावीरा में। चंद हुदड़ों से कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। तो ये सब क्वेश्चन प्री में भी पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ यारो हो, या कोई भी एग्जाम आप अपीयर होंगे तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती है कि कौन सा इसमें अपवाद स्वरूप क्या क्या चीज़ें थी। तो कालीबंगा जो है यहाँ पर पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत था और लोथल सुतकोटदा में दोनों जो है एक ही से था। फिर धौलावीरा में 3 पार्ट में बटा हुआ था। चंद हुदड़ों में कोई दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आयताकार ग्रिड प्रणाली होती थी, जैसे सड़कें जो हैं समकोण पर काटती थी, सड़कें जो हैं समकोण पर काटती थी, इस तरह की ये नगर प्रणाली थी। फिर यहाँ पर घरों के जो दरवाजे और खिड़की होते थे वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। और इसका एक अपवाद है जो कि है लोथल। ये अपवाद याद रखना है कि लोथल में जो है मेन रोड की तरफ सब चीज़ें, मतलब खिड़की दरवाजे खुलते थे। लगभग सभी घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं, पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन अब इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ जल निकासी की व्यवस्था कहाँ पर थी, तो धौलावीरा में थी। विशाल अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत है पूरी हड़प्पाई सभ्यता की, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और विशाल स्नानागार जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल था, ये धार्मिक स्नानागार हुआ करता था और ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। सीढ़ियों के साक्ष्य से पता चलता है कि यहाँ पर 2 मंजिला भवन होते होंगे, तभी सीढ़ी की जरूरत पड़ती थी चढ़ने के लिए। ढकी हुई नालियाँ मिली हैं, मतलब साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखा जाता था। तो अगर हड़प्पाई वास्तुकला के बारे में कोई चीज़ पूछी जाए तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा जाता है जो लगभग चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें इनके मतलब वास्तुकला से, चित्रकला से, इन सब चीज़ों से जो पूछा जाता है वो सब यहाँ पे देखेंगे। अब मौर्य कला के बारे में देख लेंगे। ये पहला ही पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। जितने भी पार्ट आएंगे सब एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उसी में रहेगा। मौर्य कला में वास्तुकला के बारे में इसमें पीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिछली बार पूछा गया था। तो यहाँ पे वास्तुकला 2 तरह से थी, एक दरबारी कला होती थी और एक लोकप्रिय कला होती थी। दरबारी कला जो है शासकों के द्वारा या फिर जो अधिकारी होते थे उनके द्वारा ये चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे महल हो गया, स्तंभ हो गया, स्तूप हो गया, ये सब दरबारी कला में आते थे। और लोकप्रिय कला वो होती थी जो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति बना रहा है, जैसे कोई मूर्ति कला है, मूर्ति कला कोई एक व्यक्ति बनाएगा, वो शासन की तरफ से नहीं होगा। मृदभांड हो गया, गुहा हो गया, गुहा मतलब गुफा, तो ये सब चीज़ें जो है ये लोकप्रिय कला के अंतर्गत आएंगी। और दरबारी में महल, स्तंभ और स्तूप आएगा। मौर्य वास्तुकला जो थी ये वास्तुकला बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे सबसे ज़्यादा केंद्रित थी, उसी से प्रभावित थी ये मौर्य काल की जो वास्तुकला थी। अब इसमें जो हमने देखा था अभी
जो दरबारी कला थी इसमें पहला है महल। महल कैसे बनते थे, महल के बारे में जो खास चीज़ें, महल को प्रसाद कहा जाता है। मेगस्थनीज और डायोडोरस ने चंद्रगुप्त के महल को एकबतना और सूसा के महलों से सुंदर कहा था। तो ये स्टेटमेंट सीधे सीधे आपको प्री में भी मिल सकता है, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो उसमें भी जो है ये महल के बारे में ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि मेगस्थनीज और डायोडोरस जब आए थे तो उन्होंने चंद्रगुप्त के महल को एकबतना और सूसा के महलों से भी सुंदर कहा था। फायान जब आया था तो उसने अशोक के महल को देखकर कहा था कि इसको देवताओं के द्वारा बनाया गया है। मतलब इतना अच्छा महल बना था अशोक का कि उसने बोला कि फायान ने, चीनी यात्री था फायान, उसने कहा कि इसको देवताओं ने बनाया है। फिर बुलंदी बाग और कुम्हरार से महलों के अवशेष मिले। ये एक पॉइंट डाला जा सकता है कि बुलंदी बाग और कुम्हरार से जो मौर्यकालीन महल थे उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से ये जो महल होते थे लकड़ी से बने होते थे, किंतु अशोक के समय में पत्थरों का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। मुख्यतः लकड़ी से होते थे लेकिन बाद में पत्थर से बनने लगे थे। अब स्तंभ के बारे में अगर आपको मेंस में पूछा जाता है तो जितने शब्द सीमा होती है उसी आधार पर इसको थोड़ा बहुत बढ़ा के भी लिख सकते हैं। चीज़ें यही रहेंगी स्टेटमेंट, और जैसे आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, इस तरह से किया जा सकता है इसको। स्तंभ की बात करें तो ये स्तंभ जो है मुख्यतः चुनार के बलुआ पत्थर से बने होते थे मौर्य काल में, और कुछ इतिहासकार मौर्यकालीन स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा ईरान से मानते हैं। बोलते हैं कि मतलब ईरान से प्रभावित थे भारत के स्तंभ, लेकिन बल्कि दोनों जो हैं अलग अलग थे। ईरान के दूसरी तरह होते थे, यहाँ के दूसरी तरह। हमारे जो स्तंभ होते थे वो एकाश्म होते थे, मतलब एक ही पत्थर से बने हुए होते थे, उन्हीं को तराश के बनाया जाता था। और ईरान में जो है टुकड़ों का यूज़ किया जाता था, वहाँ पे जो है अलग अलग टुकड़ों को ऐड करके बनाते थे स्तंभ। और ये हमारे जो स्तंभ हैं ये पूरा अंदर से भरे हुए रहते थे, खोखले नहीं रहते थे, और ईरानी जो स्तंभ होते थे वो बीच में खोखले रहते थे। अब यहाँ पे स्तंभ अगर आपको मेंस में दिखाना है तो इसको बना भी सकते हैं। कैसे स्तंभ होते थे तो इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले नीचे जो इसको मूठ कहा जाता है, और ये जो यहाँ पे उल्टा कमल बना होता था, उल्टा कोई भी फूल बना होता था तो यहाँ पे कमल है। कमल ललाट इसको बोलते थे, ललाट या फिर शीर्ष। उसके ऊपर जो है ये चक्र जैसा बना होता था जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक है, इसको बोलते थे शीर्ष फलक। और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है एक पशु होता था, कोई भी पशु वो हो सकता था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल स्तंभ का, जैसे लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहीं से हमारा जो अशोक का चिन्ह है वो लिया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके अलावा यहाँ से ही जो हमारे झंडे के बीच में चक्र लगा रहता है 24 तीलियों वाला, वो भी यहीं से लिया गया है। और इसको देखने के लिए भी रखा गया है सारनाथ में। अगर आप कभी जाएँ बनारस तो सारनाथ जरूर देखिए, वहाँ पर ये स्तंभ अभी भी है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बने। देखिए ऊपर जो है जानवर के चित्र बने होते थे, पशुओं के चित्र, तो सारनाथ वाले में ऊपर 4 सिंह बने हुए हैं। और जो शीर्ष फलक है ये वाला चक्र, इस इधर वाले चक्र पर जो है 4 पशु बने हुए हैं, उनका अंकन किया गया है। दौड़ती हुई आकृति इनकी बनी है। 4 पशु कौन कौन से हैं तो पश्चिम में घोड़ा बना है, और उसके बाद पूर्व में जो है हाथी बना है, वृषभ जो है दक्षिण में बना है, शेर उत्तर में बना है, शेर उत्तर में, उसके बाद वृषभ दक्षिण में, पूर्व में हाथी, पश्चिम में घोड़ा। ये 4 जानवर बने, इनके नाम याद रखने हैं। अब अगला जो हमें पढ़ना है वो स्तूप वास्तुकला पढ़ना है, लेकिन इसको अगले पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें समझनी, छोटी छोटी चीज़ें जो स्तूप में दी हुई होती हैं वो भी सब हमें जानना पड़ेगा। तो उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरओ का भी ग्रुप चल रहा है, तो जितने भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी टेस्ट वगैरह हैं, वो सब ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, और उसी में आपको सभी नोट्स करंट अफेयर वगैरह के साथ और जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं वो सब मिल जाएंगे टेस्ट के साथ। तो उसको चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।